तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? इसका उसको पढ़ लिया था बेटा अपन ने। जो बेटा क्या होता है कि अगर अपन एक बात करें बेटा, जैसे सिंपल सी कहानी है कि अपने पास हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो H माइनस है बेटा, उसके पास क्या होता है? एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ 100% इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हुआ है कि सर यहाँ 100% इंक्रीज है? कितना है बेटा? 100%। एक तो 100% चेंज होना, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अलावा किसी भी एलिमेंट में बात करूं, जैसे फ्लोरीन है, अगर वो F माइनस में जाता है तो उसमें पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना चेंज हुआ है? 1/1/9, मतलब 100/9%, अराउंड अराउंड 11% के अराउंड चेंज हुआ है। तो अगर आप फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो कितना परसेंट चेंज है? 11% चेंज है। लेकिन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देने पे कितना चेंज है? 100% चेंज। इसमें बहुत फर्क है। देखो अगर मैं, जैसे तुम एक वाली सीट पे बैठे हो, इस पे अगर आप दो बिठाने की कोशिश करो तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सीट जो सिर्फ एक जने के बैठने के लिए बनी है, उस पे आप दो बिठाओगे तो अचानक से एकदम दुगनी जगह हो जाएगी। अचानक से क्या हो जाएगी? दुगनी, क्योंकि दो जनों को बिठाना बहुत ही मुश्किल है एक वाली सीट पे। लेकिन एक सीट है जो 5 जनों के बैठने के लिए बनी है, वहां आप आराम से 6 बैठ सकते हो। बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते? सिंगल सीट होती है, अगर एक सिंगल सीट है उस पर आप सिर्फ एक ही बैठ पाता है, दूसरा बैठाना बड़ा भी बात होती है। लेकिन एक 5 जनों की सीट बनी है, उस पर आप आराम से 6 बैठ सकते हो, एडजस्ट होकर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्या? मैंने यही तो कहा, सुन तो ले। हाइड्रोजन जो एटम है, वो तो अपने लिए एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए बना था। अब आप उसमें दो बिठाना चाहते हो। कितना बिठाना चाहते हो? दो। एस की बात नहीं, ऑर्बिट की बात है। किसकी बात है? ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बना था, आप उसमें जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हो। तो जस्ट क्या हो जाता है बेटा? स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्वेल। उसकी साइज इतनी बढ़ जाती है कि अगर उसको मैं ऑर्डर वाइज सेट करना चाहूं तो F माइनस बड़ा है Cl माइनस से, Cl माइनस बड़ा है Br माइनस से, और H माइनस बड़ा है इससे, I माइनस से थोड़ा छोटा रहता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि H माइनस इतना बड़ा हो जाता है। हमारी बात में, जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं H माइनस, Cl माइनस और O2 माइनस में से कौन बड़ा है? देखो पहले Cl माइनस और O2 माइनस कंपेरिजन कर लेते हैं, ये हमें आता है बेटा कि Cl माइनस O2 माइनस में Cl माइनस बड़ा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है जो चार्ज से देख रही है। हमारी बात में। और अब H माइनस का अलग से पता है, स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल। और स्वेल होकर Br से बड़ा हो जाता है, Cl से तो बड़ा होना ही होना है। ये बात सबको समझ में आई बेटा? पक्का? इसको नोट डाउन कर लो, काम आएगी। फटाफट कर लो स्पीडली। चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लगाएंगे बेटा लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझने की बात है। क्वेश्चन तो आसान है, आंसर तो पता लग गया। हर चीज के लिए लेंथेनाइड बोलना है और एक्टिनाइड बोलना है, लेकिन होता क्या है हमें ये समझना है। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो आप जेड इफेक्टिव का निकालते हो, फॉर्मूले से निकालते हो, वो गलत है। देखो क्या होता है, ये ग्रुप 3 है। ये क्या है बेटा? ग्रुप है। इस ग्रुप 3 में कौन है बेटा अपने पास? कैंडियम टाइप, सॉरी ट्रिटियम। उसके बाद कौन है? लेंथेनम। तो लेंथेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपन लेंथेनॉइड बोलते रहते हैं। तो हमें पता है अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ती है, तो साइज का ऑर्डर यही होगा बेटा। सेम कहानी अगर मैं ग्रुप 4 के लिए बात करूं, तो ग्रुप 4 कौन है बेटा? अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो यहाँ पे साइज बढ़नी चाहिए थी बेटा, साइज बढ़नी। लेकिन साइज बढ़ के नहीं, यहाँ ऑलमोस्ट क्या होती है बेटा? सेम होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है कि भाई ऐसा यहाँ पे क्या जादू हुआ? ये आपके पास 3D सीरीज है, ये आपके पास 4D सीरीज है, और ये आपके पास है। जब ग्रुप 3 में हमने देखा तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, 3D से 4D जाने पे साइज बढ़ रही थी, 4D से 5D जाने पे साइज बढ़ रही है। लेकिन यहाँ 3D से 4D जाने पे तो साइज बढ़ी, लेकिन 4D से 5D जाने पे साइज ऑलमोस्ट क्या हो गई? सेम। थोड़ी सी बड़ी हुई लेकिन सेम है। कैसा क्या जादू हुआ? देखो यहाँ एटॉमिक नंबर 21 है, यहाँ एटॉमिक नंबर है 22, यहाँ 39 है, यहाँ 40, यहाँ 57 और यहाँ 70। अचानक से कोई तो जादू हुआ। अचानक से कोई जादू
आ रही बात समझ? कि वो जादू किसके कारण हो रहा है? यहाँ 72 नहीं आके 58 आना चाहिए था, लेकिन वो जादू यहाँ पे होता है लेंथेनाइड एलिमेंट्स के कारण। किसके कारण होता है बेटा? 58 टू 71। ये जो लेंथेनाइड एलिमेंट अचानक से आए यहाँ पर, उन्होंने पूरी कहानी पलट दी। ये सब कहानी कैसे पलटी? तो कहानी पलटी है तो अपने को सबसे पहले लेंथेनाइड की लिए बनाते हैं कि लेंथेनाइड कैसा होता है या लेंथेनम कैसा दिखता है। तो लेंथेनम की अगर अपन बात करें, तो देखो सिंपल सी कहानी है। लेंथेनम में ये 1s2 है, चलो दिखेगा ही नहीं। ये आपके पास 2s2 2p6, ये कौन है बेटा? 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। उसके बाद में क्या आएगा बेटा? 5s2 4d10 फिर 5p6 6s2 5d1। ये है, और यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 57। कितना है बेटा? आउटर मोस्ट क्या है? 6s। आउटर मोस्ट क्या है? 6s। ये लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर। उसके बाद आएगा बेटा आपके पास में ये वाले एलिमेंट, यही आएंगे। ये 58 पर आएगा, ये 59 पर आएगा, ये 60 पे आएगा, ये 61 पे, सोन यही आएंगे बेटा। और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 4f में जाएगा। किसमें जाएगा? अब देखो 4f में जाएगा मतलब क्या है? देखो ध्यान से, अगर मैं फिर से बनाऊं, टू एस टू बोलते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। अब ध्यान से 5d1, ये तो लेंथेनम का है। अब देखो ध्यान से, अब हमारा आता है 4f। क्या आता है बेटा? 4f। और 4f में यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 58। कितना है बेटा? अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ आके बैठा है? इनर ऑर्बिट में, ये प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट में, इनर टू इनर ऑर्बिट में आके बैठ रहा है। ये सबसे आउटर मोस्ट है, अंदर आके बैठा है। कहाँ आके बैठा है? इस तरह से आपको क्या मतलब? कहीं बैठे, अगले की मर्जी। अब देखो ध्यान से, उससे अपने काम क्या है? अगर मैं यही चीज इनके लिए बात करूं बेटा, ये है नाइट्रोजन एटम, ये है फॉस्फोरस एटम। इसके लिए मैं बात करूं बेटा, तो ये है बेटा 1s2, ये है 2s2 2p3। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 7। इसके न्यूक्लियस में 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। आपको पता है बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस में, फास्फोरस नीचे आता है, अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ती है। सर साइज बढ़ कैसे गई? मैंने कहा देखो यहाँ प्रोटॉन 7 है, यहाँ प्रोटॉन है 15। तो देखो यहाँ पे 7 प्रोटॉन खींचेंगे, यहाँ 15 प्रोटॉन खींचेंगे, तो साइज घट जानी चाहिए थी, लेकिन ऑर्बिटो बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? यहाँ भाई न्यूक्लियस ताकतवर हुआ तो एक ऑर्बिटो पीछे चली गई। आ रही बात समझ में? वो भी जैसे न्यूक्लियस ताकतवर हुआ तो आपको पता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जेड इफेक्टिव का। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियस ताकतवर हो तो इलेक्ट्रॉन पीछे जाके बैठ रहा है। कहाँ जाके बैठ रहा है भाई? यहाँ 7 से 15 हो गए। न्यूक्लियस ताकतवर हुआ, ताकतवर मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा चार्ज, ज्यादा खींचना चाहिए था। तो न्यूक्लियस ताकतवर होगा, लेकिन होगा क्या बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पीछे जाके बैठ गए, आउटर मोस्ट भी तो बढ़ गई। तो खींचने में उतना ही जोर आएगा कि नहीं आएगा? ये सब खींचने में उतना ही जोर आएगा भाई। न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, जो क्या नाम है तेरा, तेरा क्या नाम है? हिमांशु। अपन ने क्या किया, मैंने एक रस्सी ली और हिमांशु कैसे गले में डाल रखी है। क्लियर है? अब क्लास में कोई एक बच्चा घुसेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी ताकत है बढ़ेगी। जैसे क्लास में एक बच्चा आके बेटा, हिमांशु एक बेंच पीछे जाके बैठ गया, तो मेरी ताकत बढ़ी, क्लास में आती मैं ज्यादा खींचूंगा, लेकिन हिमांशु एक बेंच पीछे जाके बैठ गया। और जो बच्चा आके अंदर बैठा, वो हिमांशु को धक्के देके पीछे कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? धक्के देके। एक बच्चा क्लास में आया, उसने हिमांशु को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, मैं आगे खींच रहा हूँ इधर, और वो हिमांशु को पीछे धक्का दे रहा है। तो क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ताकत बराबर रही, और हिमांशु को पीछे दिखा दे देगा एक पीछे, और ये पीछे वाली बेंच पे जाके और बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है? पीछे वाली, एक तो पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ रहा है, और जो बच्चा आ रहा है वो इसको प्रोटेक्ट ही कर रहा है। क्या कर रहा है? शील्ड। क्योंकि जो भी अंदर इलेक्ट्रॉन आता है वो शील्ड करता है, तो अंदर जो बच्चा आया वो इसको शील्ड कर रहा है, और ये एक बेंच पीछे भी जाके बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है? एक बेंच पीछे। तो वो तो शील्ड करके मेरी, जो एक बच्चे से मेरी ताकत बढ़ी, बच्चे ने उतनी शील्ड कर दिया, बच्चे ने उतने क्या कर दिया,
साथ में एक बेंच पीछे भी बैठ गया, एक बेंच है, तो क्या साइज बढ़ी या घटी? बढ़ी। यहाँ न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी तो पीछे की ऑर्बिट में जाके बैठता है, इसमें जाके बैठता है पीछे की, और साथ में जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन वो शील्ड करता है, क्या करता है? तो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट नीचे जाने पे साइज बढ़ती है। तो यहाँ हमने देखा प्रोटॉन का कोई खेल है नहीं है, हमने सिर्फ एन के बेस पे बता दिया नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, नीचे जाने पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आने से न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है। लेकिन एक तो हिमांशु एक बेंच पीछे जाके बैठेगा, साथ में जो बच्चा आएगा वो हिमांशु को पीछे ही धक्का देगा, मैं इधर खींच रहा हूँ रस्सी से, और वो क्या करेगा, पीछे धक्का देगा। ये बात समझ में आई बेटा? कि सर ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन थी, यही सिचुएशन में यहाँ लगाने की कोशिश करने की कोशिश करूं तो ये 57 है, यहाँ आउटर मोस्ट क्या है, 6s2, और यहाँ पर भी आउटर मोस्ट क्या है, क्या दोनों ही सिचुएशन में आउटर मोस्ट तो 6s2 ही है, यहाँ पर भी 6s2, यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने हिमांशु के गले में रस्सी डाल रखी है, बच्चा आएगा लेकिन हिमांशु पीछे वाली बेंच पे जाके नहीं बैठेगा, बच्चा कहाँ बैठेगा, अंदर, ये जो खाली आगे जगह है उन्हीं पे बैठेगा। मतलब हिमांशु के गले में रहना है, हिमांशु अपनी जगह रहना है, तो जगह बदलने वाली है क्या, नहीं। और बच्चा कहाँ के बैठ रहा है, अंदर, कहाँ के बैठ रहा है, अंदर। देख लो, एक यहाँ 57 से 58 हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ के बैठ रहा है, अंदर, कहाँ के बैठ रहा है, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आने से न्यूक्लियस भी तो 57 के 58 प्रोटॉन कर लेगा। तो क्या न्यूक्लियस ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ, कि सर न्यूक्लियस ताकतवर हुआ। खींचना अभी भी किसको है, हिमांशु को, हिमांशु ऑर्बिट भी नहीं बदल रहा, हिमांशु ऑर्बिट भी 6s2 तो रहने वाली है आउटर मोस्ट, कि सर आउटर मोस्ट यहाँ पर भी 6s2, यहाँ पर भी 6s2, हिमांशु गले में क्या है, रस्सी है, क्या है बेटा, रस्सी। सारी बात मैंने पकड़ रखी है, तो ये बराबर ऑर्बिट रहने वाली। अब बच्चा कहाँ गया बेटा, अंदर, कहाँ गया बेटा, अंदर बेटा। इस बच्चे के अंदर आगे बैठने की वजह से न्यूक्लियस भी क्या हो गया, ताकतवर, न्यूक्लियस भी क्या हो गया। और बच्चा जो बैठा है वो क्या है बेटा, एकदम नालायक है, वो हिमांशु को बचाएगा भी नहीं, हिमांशु को बचाएगा भी, हिमांशु ने कहा भाई खींच रहे मेरे को, कि मर मरा मेरे को क्या मतलब है। अब वो बच्चा, मैं एक बच्चा आया, मेरी ताकत बढ़ी, वो चुपचाप अंदर आके बैठ गया, तो जैसे ताकत बढ़ी मैं हिमांशु को अपनी तरफ खींचूंगा, तो क्या हिमांशु कुछ आगे खिसक जाएगा या नहीं खिसक जाएगा। सेम कहानी देखो यहाँ पर है, यहाँ 57 का 58 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठ गया, कहाँ बैठ गया, अंदर है। जैसे अंदर बेटा ये ताकतवर हुआ, इस ताकतवर ने 6s2 को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, इस 6s2 को अपनी तरफ है, ये 6s2 से F को क्या कहेगा, भाई धक्का पीछे दे। और 4F क्या होता है, किसी को बचा, 4F ऑर्बिटल किसी को बचाते बचाते क्या मरमरा मेरे को क्या मतलब है। तो बताओ क्या होगा, न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है और कोई बचाने वाला भी, तो क्या इसकी साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, छोटी होगी कि नहीं होगी, कि सर साइज छोटी होने लग जाएगी, साइज क्या होने लग जाएगी। अब मैं कहता हूँ 58 की जगह 59 हुआ, अगला इलेक्ट्रॉन आया, अगला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ के बैठेगा, यहीं आके बैठेगा, वहीं आगे बैठेगा। अब बताओ न्यूक्लियस फिर ताकतवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ आके बैठा, अंदर, हिमांशु अभी भी अपनी जगह ही है, अंदर आके बैठा, तो न्यूक्लियस ताकतवर हुआ, तो क्या खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा, इसे खींचूंगा। और अगर मैं हिमांशु को खींचूंगा, क्या अंदर वाला बचाएगा क्या इसको, ये 4F2 के अंदर आके बैठे 6s2 ने इसको कहा भाई बचा, खींच रहा है, कि मर मरा मेरे को मतलब है, तो क्या साइज और छोटी होगी। जबकि देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, और तो क्या इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर आते जाएंगे, क्या इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है, क्योंकि वो शील्ड नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, अगर वो बचाए तो न्यूक्लियस की ताकत नहीं बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे था, हिमांशु एक बेंच पीछे भी चला जाता है, देखो 2s का क्या हो गया, 3s, आउटरमोस्ट भी बढ़ गई, साथ में जो बच्चा अंदर होता है वो बाहर वाले को बचाता भी, क्योंकि sp जो है ना, यहाँ वो 4f, देखो आउटरमोस्ट तो वही की वही है, तो बच्चा अंदर आके बैठ रहा है, न्यूक्लियस ताकतवर होते जा रहा है, तो ये ताकतवर न्यूक्लियस क्या करेगा, इससे अपनी ओर खींचता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है, हर एक इलेक्ट्रॉन आने के साथ बढ़ती जाएगी। ऐसा कब तक होगा, जब तक 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारे सारे अंदर ही बैठेंगे, इन 14 इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 71, कितना हो जाएगा, क्या न्यूक्लियस ताकतवर तो होता ही गया बेटा, लेकिन आउटर मोस्ट अभी भी 6s2, आउटर मोस्ट अभी भी, हर बार न्यूक्लियस को 6s2 खींचना है भाई, ऑर्बिट ये तो नहीं 6 की जगह 7 को खींचना है, यहाँ तो ऑर्बिट 2 की जगह 3 खींच रही थी, अपने आप साइज बढ़ गई, ऑर्बिट आपकी वही है, न्यूक्लियस ताकतवर होता जा रहा है, 4f इलेक्ट्रॉन बचाते बचाते है नहीं, तो क्या होगा, ताकतवर न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता जाएगा, तो साइज बढ़ती जाएगी, साइज छोटी होती, ये यही नहीं रुकेगा, उसके बाद 71 तक आ गए, उसके बाद आता है हेफनियम, क्या आता है बेटा, हेफनियम में इलेक्ट्रॉन आएगा 72, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ के बैठता है, 5d2, 5 है, अभी भी आउटर मोस्ट कौन है, आउटर मोस्ट 6s2 है, क्या इसे और खींचा जाएगा, इस तरह से और खींचा जाएगा, इसे और इसे और खींचा जाएगा, तो साइज और छोटी होती जाएगी।
हाँ तो हाँ सिंपल है, आउटर मोस्ट तो अभी भी 6 है, आपने ये तो बढ़ाई नहीं ना, और अंदर अचानक से अब मैं इस लेंथेनाइड और इस हेफनियम की बात करूं तो बीच में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखो तो सीधा स्ट्राइकर, अगर मैं तो बीच की कहानी सुनाता नहीं तो सीधा तो देखने इसमें डिफरेंस देखो तो ये कहता है मेरे को खींचने वाले 57 है और इस 6 को खींचने वाले 72 है, और हम भूल जाए बचाएगा कि नहीं बचाएगा। यहाँ 6s को देख सिर्फ 57 लोग खींच रहे हैं, यहाँ 6s को कितने खींच रहे हैं, कि अचानक से बहुत लोग नहीं खींचने लगे। यहाँ का न्यूक्लियस और यहाँ के न्यूक्लियस में दिन रात का अंतर है, और ताकत न्यूक्लियस खींच के क्या कर देगा, छोटा। सारी बात में उसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ बेटा, कि जब कोरेट की ऑर्बिटल एफ लो के इलेक्ट्रॉन है तो कोरेट बोलते हैं लेंथेनाइड, कोरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इनर स्ट्रक्चर, किसमें बढ़ते हैं बेटा, ड्यू टू देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट कैसे होगी, ड्यू टू देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट साइज ऑफ एटम डिक्रीज, ड्यू टू देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट है। अगर वो अंदर जाके बैठते, हमें अंदर बैठने में कोई दिक्कत नहीं, अंदर बैठ के धक्का मारते तो साइज बढ़ती नहीं तो घटती तो नहीं, बराबर रह जाती, साइज बराबर है। लेकिन ये क्या कि अंदर बैठे न्यूक्लियस को ताकतवर किया, कोई मतलब है नहीं रखा। आई बात नहीं। अब दूसरे का नाम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों रखा, क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट के आने के कारण ऐसा हुआ। भाई घर पे तुम कई बार देखते हो, तुम मम्मी कुछ कर रही होती है और तुम्हारी आवाज करने से उनसे कुछ बर्तन छूट के गिर जाता है, वो चीज चप्पल निकाल तुम्हारे पीछे फेंकते हैं, तेरे कारण ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, किचन में उससे छूटा, बर्तन उससे गिरा, लेकिन तुम बाहर शोर मचा रहे थे, सारा आरोप किस पे डाल देती है, तुम पे। सेम कहानी तो है। हमने कहा कि भाई लेंथेनाइड ने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान ने बनाया ऐसा है कि चुपचाप अंदर जाके बैठना, लेकिन उसके हमने कहा तेरे अंदर बैठने के कारण ऐसा हुआ, इसने नाम क्या रख दिया, लेंथेनाइड है। आगे बात करने लेंथेनाइड कॉन्सेप्शन क्या है कि फोर ऑर्बिटल आर फील्ड इन इनर सेल, कहां भरते हैं बेटा, इनर, और वो इनर सेल में भरते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वीक, और इस वीक शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड है। आगे बात करने तो ये है लेंथेनाइड कॉन्सेप्शन, इसको कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी एक्टिनाइड कॉन्सेप्शन की, इसके बेटा एक्टिनाइड कॉन्सेप्शन में क्या होगा, 5 कौन सा आ जाएगा बेटा, आगे तो सेम ही समझा के सबको, तो लेंथेनाइड की जगह कौन आ जाएगा, 5, तो कैसे सेम फ्लोराइड की जगह यहाँ 5 होगा, पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आर फार बेटर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5 ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, उनका शील्डिंग भी, उनकी वीक शील्डिंग और भी ज्यादा क्या होता है, कम शील्ड करते हैं, और भी ज्यादा क्या करते हैं, कम शील्ड। 5 ऑर्बिटल आर मोर शील्ड। तो देखो ध्यान से लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एक्टिनाइड में। हाँ वही बता रहे, देखो अगर अपन बात करें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, 4f ऑर्बिटल आर फील्ड इन इनर सेल एंड देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट साइज ऑफ एलिमेंट है 3 आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 लेना है, लेंथेनाइड तो डिग्री हो रही है, 58 59 59 छोटा होगा, 50 60 वाला और छोटा होगा, हर बार इलेक्ट्रॉन साइज में बढ़ता जा रहा है, 4f में आ रहे हो ना, 57 के बाद में, 57 तक नहीं है, 57 के बाद आते हैं लेंथेनाइड। तो देखो बेटा आपने देखा होगा ग्रुप 3 की साइज बढ़ी रही थी, यहाँ साइज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, साइज बराबर हो गई थी, साइज क्या हो गई थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिक नंबर 57 के बाद। अब बेटा मैं एक चीज कर लेता हूँ कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो भी उल्टा पुल्टा आंसर आएगा सब का आंसर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको तो एटॉमिक नंबर देखना अच्छा, 72 है, 75 है, 78 है, 79 है, 82 है, 83 है, अगर पूछे ऐसा क्यों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड है कब तक है, 89 नंबर, कितने नंबर तक है, 89 नंबर। 57 के बाद 70 की जगह 57 करें ना, 57 के बाद जितना भी उल्टा पुल्टा आंसर आए सबका आंसर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सब ब्लॉक वाले तो इसमें आ रहे, ब्लॉक में तो डेविएशन आ रहा है, 4f1 था, 4f2 भी अंदर भरा था, 4f3 भी, उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होने थे साइज की, तो जितने भी एलिमेंट है सब में कॉन्ट्रैक्शन दिले। क्या रीजन है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी 57 के बाद, 57 के बाद, अगर मैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो 5f ऑर्बिटल आर फील्ड इन इनर सेल, 5f भी कहां बढ़ते हैं बेटा, इनर सेल में, एंड देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट साइज ऑफ एलिमेंट है डिक्रीज आफ्टर एटॉमिक नंबर 89 कर लेना है, इसको क्या कर लेना, 89, ओके 90 पे थोड़ा आता है ना, एटॉमिक नंबर है 89,
जितना भी जो भी रोना होगा उन सब के लिए क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 90 से शुरू हो जाते हैं एक्टिनाइट वाले एलिमेंट। हमारी बात में नॉन एज एक्टिन, और पावरफुल कौन सा होता है, पावरफुल देने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन होते हैं बेटा, पाइप। क्या होता है, इसका रीजन ऐसा लिखते हैं, मोर डिफ्यूज ऑर्बिटल, मोर डिफ्यूज पाइप ऑर्बिटल। पाइप ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, diffuse। अब इसको और अच्छे से समझो, देखो जहां पे जिस ऑर्बिटल पे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होगा उस पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होगा, पहले लेंथेनाइट एलिमेंट आएंगे, ये तो आएंगे ना एक्टिनाइट, तो 90 वाले एलिमेंट में लेंथेनाइट एलिमेंट है कि नहीं है, उस पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में लग रहा है, ये तो पक्का मारा जाएगा। लेकिन लॉजिक जो एनसीईआरटी लिखती है वो ये लिखती है कि मोर डिफ्यूज है। आगे बात में 72 वाला है क्या, 90 मैं कहूं 90 किसी एलिमेंट का 97 एटॉमिक नंबर है, तो उससे पहले लेंथेनाइट इलेक्ट्रॉन भरेगा कि नहीं भरेगा, उनका कॉन्ट्रैक्शन लेने के बाद नहीं हुआ, और फिर 90 से ऊपर एक्टिनाइट एलिमेंट आ गए तो उनका भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो लेंथेनाइट एलिमेंट सब में लगता है, और बाद वालों के लिए अपन क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट हम कहते हैं वहां से ज्यादा कमजोर हो गया, क्या हो गया, कमजोर। उसके बाद वालों के लिए क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट। आगे बात करें तो लेंथेनाइट एलिमेंट के आने से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेंथेनाइट, और एक्टिनाइट एलिमेंट के आने से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो एक्टिनाइट। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट में बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन, इसकी बात करते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन अगर अपन बात करें कि ये क्या होता है, एक सेकंड, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन क्या फिर, तो इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं। एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करें यही तक बात करते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होता, बस सिर्फ एक ही जना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से इफेक्टेड हो जाता है, गैलियम, गैलियम है ना, गैलियम तो क्या है, गैलियम है, गैलियम पता ही नहीं था कि 13 पे ये डी ब्लॉक का था, वो अपने पे भी ले लेता है, वो क्या ले लेता है अपने पे, उसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, उसको ज्यादा, उसको क्या पड़ता है, गैलियम तो क्या है, गैलियम है बेटा, गैलियम तो पता तो है नहीं, देखो डी ब्लॉक तो समझना है कि कैसे गैलियम है वो। अब देखो बेटा हमें बताया कि मैं एक एलिमेंट सीरीज को समझाता हूँ, ये अपने पास कैडमियम है, ये टाइटेनियम है, बैकग्राउंड नहीं, कैडमियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है, ये अपने पास है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं कैसा ही आता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन का, ये किसका है, उसके बाद 4s2, उसके बाद है, उसके बाद आता है 3d, क्या आता है बेटा, ये एटॉमिक नंबर अगर 21 है तो ये होगा 3d1, क्या होगा बेटा 3d, यहाँ तक समझा गया। इसको समझने के लिए कहानी सुनते हैं। एक लड़का यहाँ मतलब यहाँ पे जना कोई खड़ा है, ये अपने पास एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे मेरे, ये पहली ऑर्बिट है, पहली लाइन है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे अपने लाइन वैसे कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे एक बच्चा है। अपन ने क्या किया कि रस्सी इस बच्चे के गले में डाल रखी है, किस बच्चे के गले में डाल रखी है, इस बच्चे के गले में डाल, और अपन इसे आगे खींच रहे हैं, इसे क्या खींच रहे हैं, आगे क्लास में एक बच्चा आके बैठा तो मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी ताकत है, तो बच्चा अंदर आके बैठेगा मेरी ताकत बढ़ेगी, मैं आगे खींचूंगा, इन्हें क्या खींचूंगा, हर बार मैं यही करूंगा, एक बच्चा आएगा मैं से, तो जैसे बेटा ये इसकी ताकत बढ़ी, जैसे इसकी क्या बढ़ी बेटा, मैं क्या करूंगा, रस्सी को आगे खींचूंगा, रस्सी को क्या खींचूंगा आगे, तो रस्सी को आगे खींचूंगा तो सिंपल सी कहानी है, ये बच्चा कुछ आगे खिसक जाएगा, तो क्या आगे इसको अलग कलर कर देते हैं, जिस बच्चे के गले मैंने रस्सी डाल रखी है, हर बार एक बच्चा आने पे मैं रस्सी को खींचता हूँ, क्योंकि बच्चा अंदर वाले ऑर्बिट में आके बैठता है, बच्चा इसे कुछ ज्यादा खास बचाता नहीं है, अंदर आके बैठता है, जैसे ही बच्चा अंदर आके बैठेगा मेरी ताकत बढ़ेगी, वही कहानी में से खींचूंगा, मैं से, तो फिर एक बच्चा आया बेटा,
यहाँ बेटा, फिर मेरी ताकत बढ़ी, मेरी ताकत बढ़ते मैंने इस बच्चे को रस्सी को खींचा, ये कहाँ खींचेगी बेटा आगे, फिर एक बच्चा आगे बेटा, मेरी ताकत फिर बढ़ी, मैंने इसे और खींचा बेटा, ये मैंने इसे और आगे खींचा, मैंने इसे, फिर बच्चा एक और आगे बेटा, मेरी ताकत बढ़ी, मैंने इसे थोड़ा और आगे खींचा, थोड़ा और है, हर बार में ताकत बढ़ते साथ में खींच रहा हूं रस्सी को, ये वाला मैं हूं, ठीक है। फिर एक और बच्चा आगे बेटा, अब मैं अगर खींचना चाहूँ तो जगह नहीं बची, क्या नहीं बची, जगह भाई, ये तो अपनी जगह, इसको मैं खींचूंगा तब भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। फिर आगे बैठेगा, मेरी ताकत बढ़ रही है लेकिन जगह नहीं खींचने की, खींचने की जगह क्या नहीं बच रही बेटा, जगह। जो आगे वाले बच्चे एकदम पैक हो गया, आप खींच नहीं पा रहे हो, आप क्या नहीं कर पा रहे हो। फिर एक बच्चा आगे बेटा, अब मेरी ताकत तो बढ़ रही है लेकिन आगे खींचने की कोई जगह ही नहीं बची, तो क्या हुआ बेटा, साइज बढ़ेगी मेरी। अब बच्चे आते ही जा रहे हैं तो मैंने खींच रखा, यहाँ पे आ गए, अब क्या होगा बेटा, पैक होगी क्लास। अब भी मैं कहूँ बच्चों को जाके बैठना है, अगर कोई बच्चा यहाँ घुसना चाहेगा तो वो क्या करेगा बेटा, इसको धक्का मारेगा पीछे, न्यूक्लियस तो ताकतवर हो रहा है लेकिन बच्चा क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा तभी तो बैठ पाएगा। एक बच्चा और आके बैठना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसको फिर से क्या करेगा, धक्का मारे, फिर से क्या मारेगा, हर बार एक बच्चा बैठने के लिए इसको क्या मारेगा, पीछे पीछे क्या मारेगा। यही कहानी बेटा हमारे साथ, यहाँ D1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आके बेटा, अंदर, आउटर मोस्ट आपकी क्या है, और क्या है बेटा, क्या न्यूक्लियस ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये टाइटेनियम आया यहाँ पे कितना हो गया 22, यहाँ कितना हो गया बेटा, और यहाँ क्या हो गया D2। इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे बेटा, अंदर, कहाँ आगे बेटा, न्यूक्लियस ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ, जैसे न्यूक्लियस ताकतवर हुआ, न्यूक्लियस क्या हुआ, और ताकतवर न्यूक्लियस क्या करेगा, खींचेगा अंदर, कहाँ खींचेगा, न्यूक्लियस ताकतवर हुआ। फिर एक इलेक्ट्रॉन और आगे बेटा, न्यूक्लियस और ताकतवर हुआ, फिर और बेटा इलेक्ट्रॉन और एक ताकतवर हुआ, और हर बार न्यूक्लियस ताकतवर होने पे इसे खींच के छोटा कर देता है, जैसे अपन यहाँ पे सीख रहे थे खींचे क्या कर रहे थे। लेकिन एक टाइम आया जिसके बाद आप उससे ज्यादा खींच नहीं पाओगे, पैक हो गया। मैं आप इस चीज को अगर मान लो किसी चीज में कोई सामान भर रहे हो, आप दबा के जितना पैक कर सकते हो पैक कर दिया, उसके बाद थोड़ी दबा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दबा सकते। जितना मैंने खींचना था खींच लिया। अब बच्चा आके बैठ कर जा रहे हैं, हर बार मेरी ताकत बढ़ रही है लेकिन मैं खींच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह बढ़ जाती है। मैं खींचता जा रहा हूँ लेकिन खींच नहीं पा रहा क्योंकि बेटा जितना न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है अंदर जगह ही नहीं बची। जो अंदर इलेक्ट्रॉन आगे बैठता है वो कहता और मत खींचो, जगह नहीं, और मत खींचो जगह। एक टाइम ऐसा आ गया सिचुएशन इलेक्ट्रॉन भरते भरते कि अब भी मैं तो अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और अंदर जगह नहीं है और इलेक्ट्रॉन को अंदर बैठना है। इलेक्ट्रॉन को अंदर है, क्या करेगा, खुद बैठने के लिए बाहर वाले ऑर्बिट को पीछे थोड़ा धक्का मारेगा, जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी ऐसा ही करेगा, सेम कहानी। और इसी में ऐसा क्यों हुआ, आपने फोरम में तो नहीं कराया था, फोरम इनर सेल भी बहुत अंदर था ना, जहां था फोरम जहां पे बढ़ रहा था, इसका इससे कोई ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता, बहुत अंदर बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ तो आप एक ऑर्बिट नीचे तो बढ़ रहे हो, फोर है तो यहाँ 3D में बढ़ रहे हो, और तो आप 3D में सारी बातों में, तो हर बार आपके साथ यही हो रहा है। तो शुरुआत में आप क्या होता है, 3-4 एलिमेंट तो क्या होता है बेटा, शुरुआत में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, डोमिनेंट होता है, शील्डिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट होता है अंदर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर ही नहीं पाता, न्यूक्लियस ताकत होता जाता है, खींचता रहता है। बाद में क्या होता है बेटा कि शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव नियर बाय क्या रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नियर बाय क्या रहता है, सेम। जितना न्यूक्लियस ताकतवर होता है अंदर इलेक्ट्रॉन पीछे धक्का मारने की कोशिश करता है, क्यों, वो कहता है जगह नहीं है। लास्ट में तो हर पार हो जाती है, न्यूक्लियस खींचने की कोशिश करता है, अंदर जगह बचती है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसे धक्का देके पीछे कर देते हैं, धक्का देके। तो साइड यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जेड इफेक्टिव है वो छोटा हो जाता है, किससे, शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आई बेटा, बस यही चीज समझनी थी। इसी से क्या होता है बेटा, साइज डिफाइन होती है। इसी से इसकी क्या होती है, साइज कैसे डिफाइन करता है, देखो ध्यान से। ये मेरे पास एटॉमिक नंबर है और ये मेरे पास एटॉमिक रेडियस। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो देखो पहले साइज घटती है, फिर साइज ऑलमोस्ट बराबर से रहती है, फिर साइज बढ़ जाती है। साइज है ये सेंटीमीटर है बेटा, और ये आपका चाहिए। और जो साइज बढ़ना शुरू हुई वो निकल के बाद शुरू होती है, ध्यान रखना, निकल के ऊपर चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो मैं साइज घटाऊंगा, फिर बीच वालों को क्या बोलूंगा, नियर बाई सेम, फिर साइज को क्या बोलूंगा, बढ़ती हुई। साइज को क्या बोलूंगा, आगे बात में सेम। ऐसा 3D सीरीज में होगा वैसा ही 4D सीरीज में भी होगा। किसमें होगा बेटा, 4D सीरीज में। 4D सीरीज में भी ऐसा ही होगा।
ये किसके लिए है? 4D सीरीज के लिए। तो देखो 3D से 4D सीरीज में जाने पे साइज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये सर 3D, ये 3D है और ये तो 3D से 4D जाने में साइज बढ़ी, ये सब 3D से 4D में जाने में साइज है। अब बेटा 5D में ये आता है लेंथेनम। क्या है बेटा? लेंथेनम कहता है मुझमें कोई लेंथेनाइड इफेक्ट है नहीं, मेरी साइज तो ज्यादा, मेरी साइज तो उसके बाद वाले एलिमेंट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जितनी साइज होनी चाहिए उससे क्या आती है? कम। क्या आती है? कम। तो देखो बड़ा ध्यान से, अचानक से इसकी साइज घटती है और ये नियर बाय क्या करती है? 4D 5D सीरीज बराबर से चलती है, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत क्या होती है? ज्यादा। ये कौन है? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये 5D सीरीज है, देखो यहाँ पे तो साइज बढ़ी रही है, तो अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड साथ में पढ़ा रहा हूँ। ऐसी सीरीज क्यों आई है? जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो क्या है? पहले घटा फिर बराबर फिर बढ़ा, ये तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। एक्टिनाइड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से हुआ, पहले घटी फिर बराबर हुई फिर बढ़ी, जो डी लोड के कारण हो रहा है ना, तो ये अपना अपना है। अब इस 4D से 5D में जाने में साइज बढ़ रही है, 4D से 5D में जाने के क्या बढ़ रही है? साइज। तो 5D का एक्चुअलिटी में ग्राफ तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। जैसे 3D से 4D में बढ़ी है, वैसे क्या होना चाहिए? 4D से 5D में बढ़नी चाहिए थी। थोड़ा बहुत नीचे ले लो, थोड़ा नीचे है ना ग्राफ, होना तो वो चाहिए था, लेकिन वो रेड वाली लाइन पे आ गया। हमने कहा ये क्या है, ऐसा क्यों हो गया कि वो नीचे आ गया? होना तो वहां चाहिए था ना, लेकिन वहां से क्या आ गया? नीचे। फिर अपन बोलते हैं डिक्रीज। किसे डिक्रीज बोला तो फिर तो 4D से छोटी कर दो, छोटी अपने जहां से जो उसका क्राइटेरिया था उससे नीचे आ गया, उससे क्या आ गया? नीचे। उसको होना यहाँ चाहिए था भाई 3D फिर 4D तो 5D यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं आके 4D के बराबर आ गया ऑलमोस्ट। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किसके कारण हुआ? इस पे तो वर्क करता नहीं है, इस पे तो वर्क करता नहीं है, तो देखो साइज ऑलमोस्ट बढ़ी रही है। और इसके आगे देखो 3D से 4D बढ़ी, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट जो हेप्नियम आपके पास में, उसमें क्या है बेटा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। उसकी साइज अचानक से 72 प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस के कारण क्या होगी? साइज अचानक से क्या होगी? श्रिंक। और श्रिंक होनी तो यहाँ चाहिए थी, होनी तो उसकी, और यहाँ नहीं होगी, उसकी यहाँ हुई, तो ये तो नीचे बैठा ही था, ऑलमोस्ट क्या होगी? बराबर। यहाँ पे जो अगला एलिमेंट है उसकी यहाँ होनी चाहिए थी, होती उसकी, तो सारा 5D थोड़ा नीचे आ गया, 5D अपनी जगह से क्या आ गया? नीचे। 4D अपनी जगह रहा, 4D अपने जगह भाई, जो उसका सीक्वेंस सब में एक सा ही है, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सब में सेम है, लेकिन 5D नीचे आया ना अपनी जगह से। यही क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बेटा? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है कि 5D और 4D सीरीज की जो साइज सेम होगी वो कौन है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बेटा? ग्रुप 3 के बाद, इसके नहीं है, इसके बाद वालों की, ग्रुप 4 से लेके 12 तक जो नोटन की हुई वो तो क्या है? लेंथेनाइड। 4D 5D में किसमें बेटा? 4D और और जो ये नोटन की हो रही है ये क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बेटा? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में खुद में ये साइज का पहले घटना फिर बराबर फिर बढ़ना, क्या है? ट्रांजिशन। और 4D 5D का सेम हो जाना क्या है? लेंथेनाइड। क्योंकि 5D आपने जैसे देखो वैसा का वैसा फॉलो किया है, लेकिन होना उसको ब्लैक वाली लाइन पे चाहिए था, है कहाँ? रेड वाली। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेंथेनाइड का सिखाया था कि अचानक से न्यूक्लियस ताकतवर हो जाता है, साइज क्या रहता है? क्या रहता है? समझा क्या? पक्का? चलो हाँ, अगर ट्रांजिशन से 3D में लगेगा तो इसीलिए उसका ग्राफ ऐसे आता है ना, तो 4D और 5D कैसे हुआ? मैंने कब कहा 3D में लगेगा? मैंने कहा डी ब्लॉक के सब में लगेगा। हाँ, ये इसका क्या है बेटा? इस तरह से घटा फिर नियर बाय सेम हुआ फिर बढ़ गया। फिर ये 3D सीरीज के लिए, किसके लिए है? ये 4D, ये 5D का एक्चुअलिटी में होना यहाँ चाहिए था, एक्चुअलिटी में होना भाई। ये तो इस तरह का पैटर्न है तो ट्रांजिशन है, लेकिन यहाँ से यहाँ साइज बढ़ी, लेकिन यहाँ से नियर बाय क्या हो गया? सेम। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 3D से 4D सीरीज में जाने पर साइज बढ़ती है, 4D से 5D सीरीज में जाने पर साइज घट जाती है, लेंथ घटना मतलब बराबर क्यों आ जाती है? वो घट बोल देता है क्योंकि घड़ी तो है ही नहीं ना, ऑलमोस्ट जहां होना चाहिए उससे कम ही है,
लेकिन ये चीज लेंथ में थ्री ग्रुप थ्री में नहीं है। ग्रुप थ्री में 3D से 4D में बढ़ता है, 4D से 5D में, क्योंकि उसके बाद आए थे, उसके बाद कौन आए थे, लेंथेनाइट एलिमेंट्स। समझ आए सबको? ये ग्राफ बना लेना, ये मैंने लिखवा अभी जो बोला वही है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया था बेटा कि नोबल गैस से लार्जेस्ट एटॉमिक साइज वो कौन सी साइज होती है, 1 मोल रेडियस। अगर कोवलेंट रेडियस की बात करें तो वो क्या है, बहुत ही छोटी, ठीक। ये आपको मैं बता दूंगा। हेफनियम और जिरकोनियम की साइज ऑलमोस्ट साइज ये ग्राफ से दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं? ठीक है, जैसा कि काम चला है ऐसे में बना इस तरह से बनाया हुआ ये, क्लियर है। देखो हमने ये ग्राफ बनाया, ये कॉपी में बना लिया, पीडीएफ में सही है ना, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा कम हो गए। देखो बड़ा ध्यान से, ये लिथियम है, ये कौन है, एलिना की रब से समझो ये एल्कलाइन मेटल है। कौन सी मेटल है, और एल्कलाइन मेटल के नीचे जाने की साइज बढ़ती है, देखो नीचे से ऊपर जाने की साइज बढ़ रही है बेटा। लेकिन आप एक चीज देखो, शुरुआत में डिफरेंस ज्यादा है, बाद में डिफरेंस कम होता जा रहा है। बाद में डिफरेंस क्या होता जा रहा है, हमारा शुरुआत की ऑर्बिट में तो डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर भी देखो शुरुआत में डिफरेंस ज्यादा है, बाद में डिफरेंस कम होता जा रहा है। बाद में देखो शुरुआत में देखो दोनों इतनी दूरी में 3 एलिमेंट आ गए, यहाँ इतनी दूरी में 2 एलिमेंट है। शुरुआत में एलिमेंट में डिफरेंस से ज्यादा है, बाद में डिफरेंस से कम है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, आप ध्यान से देखो। तो ये अपने पास है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, और ये ऐसा ही। आपने क्या देखा था कि सर शुरुआत की ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होता है। इसका मतलब दूर दूर ही तो है, शुरू की ऑर्बिट दूर दूर है और बाद की ऑर्बिट क्या है, पास पास। देखो है ज्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी सीजीएफ की साइज छोटी है ना, बड़ी बड़ी तो है। लेकिन क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं तो लिथियम का आउटर मोस्ट 2s1, सोडियम का आउटर मोस्ट 3s1, बोलते रहा सोडियम का क्या है 3s, पोटेशियम का 4, पोटेशियम का 5। तो देखो शुरू के ऑर्बिट में डिफरेंस ज्यादा, बाद में डिफरेंस क्या होता गया। हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम और सोडियम में डिफरेंस x है, क्लियर है। लिथियम और सोडियम में डिफरेंस x और सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम में y है, तो बताओ x और y में से कौन बड़ा है। तो ध्यान रखना, शुरुआत में साइज तो वही बोलना है, निचले में बड़ी, इसकी साइज ज्यादा है, लेकिन दो कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, कम। यहाँ दो कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, ऐसा है किसमें बेटा, एल्कलाइन मेटल में। ऐसे शुरुआत में डिफरेंस ज्यादा है, बाद में डिफरेंस क्या होता गया, कम। साइज बढ़ रही, साइज है। अब देखो ध्यान से, बोरॉन फैमिली में, बोरॉन फैमिली में भी अप डाउन जाने की साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने सिखाया था गैलियम तो क्या होता है, गेल होता है। उसे पता ही नहीं है कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेरे लिए नहीं था। देखो जिंक के जस्ट बाद में आता पीरियोडिक टेबल में, देखो जिंक के जस्ट बाद में आता गैलियम 31 नंबर पे, ठीक है, जिंक के जस्ट बाद में। और ये गैलियम तो क्या होता है, गेल होता है। क्या होता है, उसके आगे वाले शान है। इस गेले को पता ही नहीं था कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसने कहा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन करो, मैं भी साइज घटा लेता हूँ। हमने कहा गेले तुझे घटानी नहीं थी, तेरे लिए नहीं था, डी ब्लॉक के लिए था, इसलिए था। और ये चला रह गया, क्या रह गया, तो इसकी साइज कम, इसकी साइज है। तो देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम बढ़ी, फिर घटी, फिर वापस बढ़ी रही है। बाकी से इस गैलियम गेल की साइज जहां होती, गेले को पता नहीं साइज बढ़ानी थी, इसकी साइज है घटा, बाकी सब की बढ़ रही, बाकी सब की गैलियम के एल्यूमिनियम से क्या है, कम। अगर अपन यही चीज किसके लिए बनाए बेटा, कार्बन फैमिली के लिए, तो सेम कार्बन फैमिली के लिए भी तो ऐसा ही ग्राफ है, साइज बढ़ रही है और लास्ट वाले क्या है, पास में। लास्ट वाले क्या है, पास में। ये कार्बन सिलिकॉन ऐसे हो जाए, कहीं सीता जी सुने कर दो। सेम कहानी यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए है बेटा। शुरुआत में साइज है बढ़ रही है, बाद में क्या हो रही है बेटा, बाद में क्या हो रही है, आगे बात में सेम कहानी बेटा। चालकोजन, चालकोजन ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं। शुरुआत में साइज बढ़ रही है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन ले लिया हमने, सॉरी ऑक्सीजन क्या इनको ले लिया, ये क्यों लिया भाई, क्योंकि रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो। ऐसे हैलोजेंस में साइज बढ़ रही है बेटा, साइज है। अब अपन एक कंपैरिजन करते हैं बेटा आयनिक रेडियस का। क्या करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसे सबका पढ़ नहीं सकते, थ्री ऐसे तो हम सबका पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये वो है जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमें इनको याद करना है। देखो का डाटा याद करें और एक याद करें सबको। तो देखो पहले तो उनके आइंस में लिखना है, ग्राफ बनाना आपको, सब अपने आइंस में, ये +1 में
सॉरी क्या दिक्कत है तेरे, 2 प्लस और ये एल्यूमिनियम 3+, ये 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस और ये -1 है। क्लियर है? आपने उनका याद देखो, एक तो इसमें इनका तो पता लेफ्ट टू राइट जाने पे बट साइज घटते तो लिथियम बड़ा है, बेरिलियम 2+ है, ये इनसे बड़ा। अब अपने को ये और याद रखना है, ऊपर नीचे करते जाओ, क्या करते जाओ, टेढ़े टेढ़े एरो करते जाओ, क्या करते जाओ, टेढ़े एरो। टेढ़े एरो से क्या प्रूफ होगा, ये इसकी साइज है ज्यादा, इसकी साइज है, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी यानी। और बेरिलियम किससे छोटा है, एल्यूमिनियम किससे छोटा है। यहाँ पे देखो याद रखो, ऑक्सीजन से बड़ा क्लोरीन है, नाइट्रोजन से बड़ा सल्फर और सल्फर से बड़ा ब्रोमीन। और यहाँ पे देखो बेटा क्या उल्टा है, फॉस्फोरस सिलिकॉन और सिलिकॉन से बड़ा कौन है, आयोडीन। ये आपको एरो वाइज 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, 2 बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख लो, अलीना की रब से बढ़िया डेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और इधर एल्यूमिनियम। अब एरो जो खींचने, इसकी साइज यूं बड़ी है और इसकी साइज यूं बड़ी, और बाकी अब आपको क्या करता है, कई बार इसे पूछ देता है कि कैल्शियम और सोडियम में से कौन बड़ा है। हमें ये तो पता है कि मैग्नीशियम से बड़ा है सोडियम, अब सोडियम से बड़ा पोटेशियम, अब पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम का रिलेशन पूछ देता है कई बार, वो पता होना चाहिए। इसी तरह इधर बनाना है तो ये बनाया, इसके नीचे फास्फोरस, इसके होस्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर, इसकी बड़ी है इससे, इसकी बड़ी है इसके इससे, और इधर उल्टा, इधर क्या है, 2-3 बार करो, याद याद रखा, याद क्या याद करो आगे बात में, याद क्या करना पड़ेगा, डाटा या फिर 1-2 थोड़ा चमकाते हुए याद कर, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन। क्या नाम था, अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पहले आज को समझ लेते हैं। क्लियर है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल है, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी एक आपके पास एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन। किसी एटम के आउटर मोस्ट में से निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है। आगे बात में कोई दिक्कत है कि कोई आपके पास एटम है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, उसके एक बात समझ आनी, अपन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे तब आउटर मोस्ट क्या होता था, ग्राउंड स्टेट, n = 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते थे, कि वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या था, 1 और ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट में जाने के रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है। किस मल्टी इलेक्ट्रॉन हमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, और सोडियम की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s1। सारी बात में तो सोडियम, लिथियम के लिए आउटर मोस्ट क्या है 2s, और सोडियम के लिए क्या है 3s। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना बूंद बूंद से, जो उसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वही इसकी ग्राउंड स्टेट है, वही इसकी क्या है ग्राउंड स्टेट। अब n = 1 ग्राउंडिंग को बता, क्या करता है, n = 1 से निकालने की कोशिश करता है, अरे भाई वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, क्या था 1। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आई बेटा, पक्का। किसी को आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई दिक्कत है, नो सर। अब बात यह है कि एटम भी गैसियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉलिड वॉलिड नहीं होना चाहिए। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब अकेला एटम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आपके पास एक गैस का एटम होना चाहिए, उसके आउटर मोस्ट में से निकालना है, किसमें निकालना है, आउटर मोस्ट। अब देखो नाम से बोल रहा हूँ गैसियस एटम होना चाहिए, साथ साथ एटॉमिक एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि एटम गैस क्या थी, मॉलिक्यूलर। बोल रहे हैं कि किसी आइसोलेटेड गैसियस अकेले गैसियस एटम के आउटर मोस्ट से निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है। अब हमारे पास ना 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी जिसका नाम होता है सिस्टम। क्या होता है बेटा, आप बेटा ध्यान से
अब हम बात करते हैं सिस्टम क्या होता है, दिक्कत है इसमें। अब हमारा सिस्टम क्या होता है इस बात करें अपन इग्नोर करते हैं ना, पता नहीं क्यों होते हैं क्यों भी पता होगा इग्नोर करके okay। क्या तो सिस्टम वर्ड क्या होता है? सिस्टम का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ हम काम करते हैं, काम क्या करते हैं काम जहाँ हम काम करते हैं सिस्टम होता है, उसके अलावा उसका सराउंडिंग होता है, उसके मतलब क्या होता है बेटा धीमे धीमे चलो इग्नोर करते हैं टॉपिक पर आओ। मैं क्यों आता हूँ मुझे पता नहीं, तो बाद में क्लास में बात करेंगे, इग्नोर करते हो। तो सिस्टम क्या है जहाँ हम काम करते हैं, जो भी जगह पे हम काम करते हैं, जैसे मैंने उस कमरे में काम कर रहा हूँ तो कमरा मेरा सिस्टम है, उस कमरे के बाहर सब कुछ क्या है सराउंडिंग है। पहले कमरे पे अगर मैं यहाँ पे गैस लगा के उसके ऊपर बर्तन रख के पानी गर्म कर रहा हूँ तो बर्तन मेरा सिस्टम है, बर्तन मेरा क्या है भाई। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आग लगा के इसे गर्म कर रहा हूँ तो इस बर्तन में जो पानी है बेटा ये मेरा सिस्टम है, इसके बाहर मुझे कोई लेना देना थर्मोडायनेमिक्स अपन जब पाएंगे तब की बात है, आज तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे। आज हमारे लिए सिस्टम कौन है, हमारे लिए एटम सिस्टम, हमारे लिए कौन है एटम। अगर इस एटम को एनर्जी रिक्वायर्ड है, हम सिस्टम की बात करें, हमारा सिस्टम कौन है एटम, तो आप अपने आप को एटम की जगह रखना, या अगर आप बाहर से देखते हो तो आप ये सोचना एटम पे क्या बीत रही है, एटम पे तो एटम पे बीतेगी वही, उसी से एक्सपेंड करना है, एटम सिस्टम है हम लोग। हमारी बात सुने अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर हमारे सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या की बेटा, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी क्या करता है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो अब ध्यान समझना बेटा, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मी, क्या बोलते हैं, और अगर बेटा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इससे क्या होगा बेटा एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो अपने से एनर्जी बाहर निकालेगा, अपने में से एनर्जी बाहर निकालेगा तो इसे बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकाल, क्या था एंडो मतलब एब्जॉर्ब। सोच के देखो अगर कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी तो अपन इसे बोलेंगे चेंज, क्या बोलेंगे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे। और अगर एक सिस्टम अपने में से एनर्जी निकालता जाएगा तो धीमे धीमे उसकी एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, हमारी बात में बाहर जा रही है उसकी एनर्जी घट रही है, उसकी एनर्जी हर बार कम होती जाएगी, हर बार एक इस नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बस इतना ही मतलब। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे तो मैंने जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता तो एनर्जी रिलीज करता था, अपन ने बोला -20 जूल, लेकिन प्रोटॉन की एनर्जी तो 20 जूल देते नहीं, मैंने कहा -10 जूल, तो इस माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई कितने 10 जूल, +20 का मतलब है 20 जूल एब्जॉर्ब हुई, तो हमें लिखना ना पड़े 20 जूल एब्जॉर्ब 20 जूल रिलीज, इसलिए प्लस माइनस साइन का यूज कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब है -50 जूल, ठीक है 50 जूल चलेगी, -70 जूल 70 जूल चलेगी, ये बात सबको समझ में आता है। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है कि अपने को जो मिला वो क्या है बेटा सोना, वो तो क्या है छोड़ गया वो मिट्टी, ये मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर है, क्या कंसेप्ट है, जो हमें मिला वो क्या है बेटा सोना, और जो छोड़ गया वो मिट्टी। मैं कंसेप्ट को क्या नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो तुम करिए, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में बताया क्लियर है, तो जो एब्जॉर्ब करता है वो जो अपने को मिला वो क्या है सोना, जो छोड़ गया वो मिट्टी। तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा कि जो हमें मिला उसकी हम क्या करेंगे, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ, और जो छोड़ गया उसकी बुराइयाँ बुराइयाँ। तो अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसको एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है, तो इसको मिली है तो ये क्या करेगा अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ पॉजिटिविटी, और जो एनर्जी इसको छोड़ गई उसकी बुराइयाँ इसकी नेगेटिव। सारी बात में तुम लोगों का ही कंसेप्ट है, इसके मेरे में मेरा कोई लेना देना। चलो कल मिलते हैं, बोल।